डिप्टी कमिश्नर साउथ कराची जावेद नबी खोसो ने कहा है कि आग से मुतासर होने वाले गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। रात मजीद 2 लाशें मिली हैं। आग से जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई है, लापता अफराद की तादाद 83 हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि अब तक 18 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। सिविल अस्पताल में 48 फैमिलीज़ ने अपने DNA सैंपल जमा करवाए हैं। 20 लाशों के भी सैंपल ले लिए गए हैं। खोसो जावेद नबी का कहना है कि दूसरे और तीसरे फ्लोर में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं, कटर की मदद से ग्रिल काट रहे हैं। गुल प्लाजा में इमदादी सरगर्मियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे GNS के नुमाइंदे कमर अली मसोई से। कमर, इस वक्त आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? इमदादी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए जी, इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर को जो है वो रेस्क्यू एहलकारों ने क्लियर कर दिया है। अब जो है वो दूसरे और तीसरे फ्लोर को जाने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरे और तीसरे फ्लोर की ग्रिलों को कटर से काट कर अब जो है वो रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल होंगे और लापता अफराद की जो है वो तलाश की जाएगी। DC साउथ के मुताबिक जो हिस्सा गिर गया है उसमें जो है वो इस वक्त सर्चिंग के अमल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो हिस्सा इस वक्त महफूज है उसमें जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। रात भर जो है रेस्क्यू एहलकार इमारत के मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में दाखिल हुए और सर्चिंग का अमल जारी रखा। ताहम उन्हें कोई जो है वो ख़ास कामयाबी नहीं हुई। ताहम जो मलबा था एमेजिना रोड की साइड से और अकब से वो मलबा जो है वो हेवी मशीनरी की मदद से हटा दिया गया है। इमारत की छत पर जो है वो 60 गाड़ियाँ थीं, जिसमें कारें, मोटरसाइकिलें और सुजुकियाँ और एक रिक्शा भी है। वो तमाम DC साउथ के मुताबिक गाड़ियाँ हेवी मशीनरी की मदद से यहाँ से हटा दी गई हैं और अब जो मालिकान गाड़ियों के रब्ता करेंगे तो उन्हें जो है उनके असल दस्तावेज़ात देखकर उनके हवाले कर दी जाएंगी। DC साउथ के मुताबिक 2 मज़ीद लाशें जो हैं वो रात को इमारत से मिली हैं। अब तक जो है वो जो लापता अफराद की तादाद जो है वो 83 हो गई है। 26 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। रात में जो है वो कूलिंग का अमल भी जारी रहा। इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है रात भर, लेकिन जो है वो रेस्क्यू एहलकारों को कोई ख़ास जो है वो कामयाबी नहीं हुई। वो जो है वो पूरी इमारत में जो महफूज मकामात थे उनके ज़रिए जो है वो सर्चिंग करते रहे। रिम्पा प्लाजा की तरफ से भी दीवार को जो है वो तोड़ कर दाखिल होने की कोशिश की गई। जो इमारत का अकबी हिस्सा है उस तरफ भी हेवी मशीनरी की मदद से रास्ता बनाया गया, लेकिन पहले फ्लोर से मज़ीद आगे अभी तक जो है वो रेस्क्यू एहलकार आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन DC साउथ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पहले और ग्राउंड फ्लोर को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। मज़ीद वहाँ पर अभी तक कोई लापता शख्स जो है वो नहीं मिला। अब तक जो है वो 48 फैमिलीज़ ने DNA के लिए सैंपल सिविल अस्पताल में जमा कराए हैं, जबकि 20 लाशों के जो है वो नमूने ले लिए गए हैं। इन तमाम नमूनों को जो है वो सिंध फॉरेंसिक लैब रवाना किया जा रहा है ताकि DNA क्रॉस मैचिंग की जाए और जो लाशें मिली हैं और जिन फैमिलीज़ ने सैंपल दिए हैं उनकी जो है वो शनाख्त हो सके तो उनके जो है वो फैमिलीज़ के हवाले की जाएँ। तो कमर अली मसोई ये बताएगा कि जिन शहरियों, इमारत में फंसे शहरियों के अहल खाना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का मुतालबा किया था, वो लवाहिकीन अभी भी वहीं पर मौजूद हैं बिल्डिंग के बाहर? जी बिल्कुल, तमाम लवाहिकीन पहले दिन से ही मौजूद हैं। जब गुल प्लाजा में आग लगी थी तब से तमाम लवाहिकीन जिनके प्यारे अभी तक नहीं मिल सके, जिनकी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं जमील पराचा, उन्होंने कहा था कि लवाहिकीन इंतहाई जो है वो परेशान भी हैं और मुश्तइल भी हैं। उनका कहना था कि आज दोपहर में जो है वो अगर रेस्क्यू वर्क इसी तरह सुस्त रवैये का शिकार रहा तो अपने तौर पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। मुतासिरीन ने भी यही कहा और रेस्क्यू के वर्क को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्हें तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि सिर्फ पहले दिन से ही बाहर से पानी फेंका जा रहा है, अंदर जाने की कोशिश नहीं की जा रही। एक अनस नामी नौजवान की जो है तीसरे फ्लोर पर जो है वो दुकान थी, उसके अहल खाना यहाँ पर जो है वो पहले दिन से मौजूद हैं। उनके अहल खाना के भाई और वालिद का कहना था कि जो ही आग लगी तो वो रिम्पा प्लाजा की तरफ से छत तक पहुँच गए थे अनस को बचाने के लिए, लेकिन आग बहुत ज़्यादा थी, वो फिर वापस आ गए थे। तो मुतअद्दिद ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि पहले दिन से ही गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनके प्यारों की कोई ख़बर हो। तो बड़ी तादाद में लोग जो है गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर अली मुस्तोई हमें अपडेट कर रहे थे। गुल प्लाजा में आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है। गुल प्लाजा की जली इमारत में फंसे शहरियों के अहल खाना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का मुतालबा। कहा कि अब तक प्यारों की इत्तला नहीं मिली है। मुतासरीन की रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से ताउन न करने की भी शिकायत सामने आ रही है। 3 दिन हो गए हमें यहाँ पर बैठे हुए, रात और दिन बैठे हुए हमें यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, कारकर्दगी कुछ है ही नहीं। ना फायर ब्रिगेड की है ना रेस्क्यू की है, कोई वो नहीं है यहाँ पर। अंदर मस्जिद है, उसका रास्ता बेरिंग मार्केट से। अभी हमने जाली वाली सब निकाल दिया है, जालियां निकाल दी है, रास्ता बना दिया है। अब अंदर जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जा रहे भाई? जाओ ना, कोई किट मंगाओ, जाओ ना भाई। जो अंदर लोग हैं उनको निकाले। अब इस पे पानी मारने से या उससे कोई फायदा नहीं है। ये तो जो खत्म होना था हो गया। हम लोग रिम्पा प्लाजा की छत पे चढ़ के वहाँ से हम दोनों खुद जो है वो वहाँ से गुल प्लाजा की छत पे चले गए। हम नीचे फायर फाइटर को आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई ऊपर आ जाओ, मेरा भाई नीचे है तीसरी मंजिल पे, आप वहाँ आग नहीं पहुँची, आप अभी उसको निकाल सकते हो, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। अपने भाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं भाई हमारे भाई को किसी तरह निकाल के दे दो, कोई हमारे साथ कुछ करने वाला नहीं। गुल प्लाजा में आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है। कुरान पाक भी महफूज मिले हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई है। पहले फ्लोर पर मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग, सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कि गुल प्लाजा में आग से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है। कुरान पाक भी महफूज मिले हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा के पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर कर दी गई है। पहले फ्लोर पर मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला है। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग, सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए रात गुल प्लाजा पहुंचे। कहा कि मुतासरीन की तलाश का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ़ हैं। छत पर मौजूद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी है। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं, उसकी तहकीकात की जाएगी। रेस्क्यू का काम इस वक्त तक जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो छतों पे, छज्जों पे जनरेटर्स थे उनको वहाँ से हमने ब्रूम के ज़रिए निकाल लिया है, और अब जो ऊपर छत पर गाड़ियाँ हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। बेसमेंट का एरिया भी एक्सेस डेवलप हो गई है, लेकिन आपके सामने अब से कुछ देर कबल जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की वहाँ पर, लेकिन जो हमारे फायर फाइटर्स थे उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कोई मज़ीद नुकसान नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज बिल्डिंग जो है आग पे काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस जो है मुख्तलिफ फ्लोर्स की हमें मिलती जा रही है। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आरजे मॉल वाक़े के बाद 600 से ज़ायद इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाया गया और अब उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के साथ भी शेयर कर दी है। अमल दरामद एक अहम मसला है जिसे हल करना हुकूमत का ही काम है। जब तक अमल दरामद नहीं होगा और सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तब तक चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। 3 फैसले किए हैं। पहला फैसला ये है कि कमिश्नर साहब की सरबराही में एक इंक्वायरी ऑथराइज की गई है जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरा, जिन लोगों की जाने गई हैं, जान का कोई नेमूल बदल तो नहीं होता, उनको इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर अनाउंस किया गया है। और तीसरा कि वो जो बिजनेसमैन जिनका नुकसान हुआ है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कि उनको नुकसान मजीद कोई ना हो। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे नासिर शाह साहब, मैं और कमिश्नर, हम लोगों की एक कमेटी बनाई है जो कि रेकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि एडिक्वेट और फेयर मुआवजा इस हवाले से क्या होना चाहिए। के साथ साथ एक और ऑप्शन पे गवर्नमेंट गौर कर रही है कि कोई अगर मुतबादिल जगह इमीडिएटली उनको मिल जाए तो उनको उनके पैरों पर खड़ा होने में थोड़ी सी जल्दी से काम हो पाएगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? अभी हमने फोकस जिम्मेदारी के एस्पेक्ट पे नहीं किया हुआ और इसीलिए वो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है कि वो इन्वेस्टिगेट करके चीजों को बताएगी। आरजे मॉल गुलिस्तान जौहर का वाकया हुआ था। हमने उस जमाने में शहर के अंदर फायर सेफ्टी ऑडिट किया था। फिर मैंने वजीर आला सिंध को वो रिपोर्ट शेयर भी की कि सर ये रिपोर्ट हमने भेजी थी, अगर इसके ऊपर ही
इदारे काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आसान होगी। उस वक्त रिपोर्ट आई और 2 साल हो गए उस रिपोर्ट को आए हुए, वो जनवरी 2024 में आई थी, इस वक्त हम जनवरी 2026 में हैं। आप वजीर आला को ये कह रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए था, आपकी हुकूमत है, कोई इत्तेहादी भी नहीं, आप तो सिंपल मेजोरिटी वाली हुकूमत है, आपको किसने काम करने से रोका? हमारे यहाँ एनफोर्समेंट का फुकदान है, एनफोर्समेंट नहीं हो पाती। आप नाम तो ले दीजिए ना कि कौन फैसला, अगर आप नहीं तो कौन, मुराद अली शाह साहब नहीं तो कौन फैसला कर ले तो फिर उस पर अमल होगा। जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको वहां पर काम करना है ना। और मैंने ये प्रोटेस्ट किया था अपनी हुकूमत के सामने कि आरजे मॉल का जब वाकया हुआ था FIR KMC के ऊपर कटा दी गई थी, हालांकि वो एरिया कंटोनमेंट रोड फैसल का था। वज़ीर आला साहब को यही कहा गया कि सर वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को तय कर लिया जाए। जब तक हम इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाएंगे, सजाएं नहीं देंगे लोगों को, तब तक जो है हम इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी कमी कोताही हमारे पार्ट पे हो सकती है कि गवर्नमेंट की रिड जो है ना, गवर्नमेंट कहीं पर अच्छे से अच्छा फैसला भी करती है ना तो उसको क्वेश्चन किया जाता है कि इट इज बीइंग डन फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। मसला फिर आपकी डिलीवरी का है, आपकी गवर्नेंस का है, आपकी कॉम्पिटेंस का है या सवालात का है? मसला कुछ भी पिन पॉइंट कर ले, मसला है और उस मसले को एड्रेस करना है, और मसले को एड्रेस करना जो है एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत का ही काम है, वो हमारा ही काम है। कराची में गुल प्लाजा में आग से मुतासर दुकानदारों ने दावा किया है कि आग लगने के वक्त प्लाजा के 26 में से 24 गेट बंद थे। फौरी बिजली बंद होने और धुआं भरने के बायस लोगों को निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है, 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं, सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं। एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले। जब ये आग लगा है उसी दौरान मार्केट की सारी लाइटें बंद हो गई है, मतलब लाइट पता नहीं बंद कर दिया है या लाइट गई है, कुछ समझ में नहीं है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है। मैं खुद ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद था जब आग लगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम लोग अपनी मेज़नाइन फ्लोर में मौजूद थे। जब हम लोग नीचे की तरफ गए तो आग एक दुकान में लगा हुआ था, तो हम लोग वापस अपनी दुकान की तरफ आए। तो जब दुकान की तरफ वापस आए इतने में जो है 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, हमारे फ्लोर में भी जो है इतने धुआं आ गए कि हम लोग को कुछ आगे दिख रहा ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे कुछ वर्कर थे, 3-4 वर्कर थे और मेरा खुद 2 भाई है। एक का नाम जो है नेमत था, उसकी शादी भी हुई थी, एक बेटी थी, और एक दूसरा था वो 15 साल का अब्दुल्ला नाम था, और एक जो है कोयटा से मेहमान आया था, और 3-4 लड़के मेरे वर्कर भी थे और 20 से 25 अफराद जो है दुकानदार भी थे जो हमारी दुकान में अंदर आए। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर क्या है। धुंध था, पूरे मार्केट में अंधेरा छा गया था। धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं खुद भी अंदर था, गेट हमने अपने लिए बंद किया था। फिर मैंने गेट खोला और बाहर निकला तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं रेंगते आया और बाहर जब गया तो मुझे बेहोश हो गया। कोयटा में प्रिंस रोड के निजी प्लाजा और दुकानों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम बताएगा कि आग की क्या सूरत हाल और कितनी दुकानें मुतासर हुई हैं अब तक? जी, ये कोयटा के प्रिंस रोड है, उस पर एक निजी प्लाजा है, उसमें आग लगी थी और उसने देखते देखते 7 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है, जिसमें 6 गाड़ियां हैं, वो उनका अमला जो है आग बुझाने में मसरूफ है। इसके अलावा PDMA की 4 गाड़ियां भी वहां मौजूद हैं। लेकिन आग चूंकि बढ़ती जा रही थी, अब जो है PDMA के जो एहलकार हैं उन्होंने इस सिलसिले में फायर बॉल का इस्तेमाल शुरू किया है और आग को काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। साथ में जो कैस्को के ट्रांसफार्मर हैं वो भी जले हैं और इसकी वजह से इलाके में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई है। अभी तक भी अमला जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नदीम कौसर अपडेट करने के लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर है। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11, लाहौर ईस्टर्न बाईपास, मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियाँ से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवेज़ इमरान अहमद के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवेज़ की बंदिश की वजह से ट्रैफिक का गैर मुतवक्के दबाव कौमी शाहराहों पर मुंतकिल हो गया है।
कौमी शाहराहों पर टुकड़ों की सूरत में धुंध मौजूद है। धुंध में मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव है। मोटरवे पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। कोटरी बैराज से कराची को पानी फराहम करने वाली कलरी बिघार फीडर की लाइनिंग का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके सबब न सिर्फ कोटरी और जामशोरों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है, बल्कि सिंध और महरान यूनिवर्सिटी में भी तदरीसी अमल मुतासिर है। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त केबी फीडर केनाल के RD4 के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे कैमरामैन काली शकील दिखा सकते हैं कि बंद तामीर किया गया है क्योंकि केबी फीडर की लाइनिंग का काम चल रहा है K4 प्रोजेक्ट के लिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 15 से 16 जनवरी तक का टाइम दिया गया था कि काम फ़ेज़ 2 का इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम वो काम मुकम्मल ना होने की वजह से हमें जो इरिगेशन हुक्काम हैं उनका ये कहना है कि इसको एक्सटेंड करके 19 तारीख तक किया कर दिया गया था। ताहम इसके अंदर अभी मज़ीद फ़ैसला लिया जाएगा कि काम मुकम्मल अगर नहीं होता है तो इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है या नहीं। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि केबी फीडर की जो लाइनिंग का काम का सिलसिला जारी है वो 20 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसके बाद से अब तक पानी केबी फीडर के अंदर पानी ना होने की वजह से कोटरी और जामशोरों के जो मकीन हैं उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और कोटरी के मकाम के ऊपर पीने के पानी के बहरान की वजह से एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत अच्छी बात है। पार्लियामेंट हाउस में GO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि गज़ा के मुस्तक़बिल के हवाले से जो भी रोड मैप तैयार होगा उसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसको एक ऐसे सेटअप में इंक्लूड किया गया हुआ है और अब इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो गज़ा के जो फ्यूचर है उसके मतलब जो भी लाया अमल तैयार होगा, जो भी रोड मैप तैयार होगा वो उसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि यहाँ में मैं कहना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जो गज़ा में जो शर्म शेख में जो भी इज्तिमा हुआ था उसके बाद जो है जो जेनोसाइड जो है इजराइल का वो जारी और सारी है। कोई अफवाज भी भेजने का अभी तक कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं, ये तो वहाँ पे फैसला होगा कि क्या होता है। मैं एक पेशेस वक्त होगा अगर मैं इस पे को कमेंट करूँ। ईरान के साथ कशीदगी चल रही है, रोज एक नई खबरें जन्म लेती हैं। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उसको धमका रहे हैं और मुख्तलिफ खबरें भी ये आ रही हैं कि किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं। इन केस अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर या उसकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जाता है तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, हमारा तो यही रद्द-ए-अमल है कि जो मुदाखलत है दूसरे ममालिक में वो कथित तौर पे किसी मुल्क का कोई हक नहीं है वो मुदाखलत करे। आज से 24-25 साल कब जब अमेरिका ने ये पॉलिसी अपनाई थी, जो लीबिया, इराक, शाम और इन तमाम ममालिक में जो है जो सिलसिला हुआ, अगर वो पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रखी जाती है या वो पॉलिसी जो है उसको जारी और सारी रखा जाता है तो मशरिक़ वस्ता में कभी भी अमन नहीं होगा। ईरान किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसे अज़ाइम नहीं रखता जिससे उसको थ्रेट हो। इजराइल एक मुल्क है जिससे सबको थ्रेट है कि इस्लामी ममालिक को अपना दिफा करने के लिए एक ब्रॉड बेस जो है दफाई अरेंजमेंट में दाखिल होना चाहिए, बनानी चाहिए, ताकि एक एक करके मुसलमान ममालिक को जो पिछले 20-25 साल से जो है अपहाज किया जा रहा है उनको जो है डेसिमेट किया जाए, उसका कुछ जवाब हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड की तैयारियां नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी हैं। खिलाड़ी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी भी पूरे रिदम में दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज 29 जनवरी से शुरू होगी। इन 3 मैचेस के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी हैं। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग के दौरान अनफिट होने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने भी भरपूर रिदम में बॉलिंग की। इसके अलावा सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल ने भी बॉलिंग सेशन में हिस्सा लिया। साइम अयूब ने बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ के फिजिकल टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। मैचेस के टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के काउंटर पर दस्तयाब हैं। पहले रोज़ सिस्टम के सुस्त रवि की वजह से क्रिकेट फैंस को मुश्किल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के फिजिकल टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। ऑनलाइन और फिजिकल टिकट्स मुल्क भर के निजी कोरियर सेंटर पर दस्तयाब हैं, लेकिन शायकीन को फिजिकल टिकट्स के उसूल में सिस्टम की सुस्त रवि की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ा। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त 16 जनवरी से जारी है। ऑनलाइन टिकट्स बुक कराने वाले क्रिकेट फैंस भी फिजिकल टिकट्स हासिल कर सकते हैं, जबकि फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज पीर से हो गया है। T20 सीरीज के लिए टिकट्स 400 रुपए से दस्तयाब है। मैचेस 29 और 31 जनवरी और 1 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। HBL PSL 11 में पहली मरतबा ऑक्शन करवाने का फैसला किया गया है। मौजूदा फ्रेंचाइजेज 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान कर दिया, जिसमें सबसे अहम ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन का फैसला है। PCB का कहना है कि ऑक्शन से टीमें मुतवाजन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया है। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा, जबकि नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दी गई है। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। कुछ मैचेस का इनेकाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी किया जाएगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से गंदम की फसल आने से 3 महीने कबल गंदम की कीमतों को पर लग जाते हैं और मार्केट में आटा महंगा मिलने लगता है। इस पर देखिए मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। साल 2025 में गंदम की बम्पर फसल ने 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा की, लेकिन हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी नहीं की और काश्तकार अपनी फसल 2000 रुपये फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हुए। हुकूमती दावा था कि गुज़श्ता सालों के गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और मार्केट को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रख कर गंदम की कीमत बढ़ने नहीं दी जाएगी, लेकिन ये दावा नए साल के आगाज़ के साथ ही ख़त्म हो गया, जब मार्केट में गंदम 4600 रुपये फी मन की इंतहाई कीमत पर पहुंच गई। दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। पहले गंदम आ रही थी 3800 3600, अब तकरीबन जो कल परसों मंगवाई है 4400-4500 रेट हुआ हुआ है। पंजाब भर में सरकारी सफ़ेद आटे की कीमत 93 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन आम शहरी को इस रेट पर आटा दस्तयाब नहीं। मार्केट में सफ़ेद आटा 130 रुपये और चक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह फ्लोर मिल्स मालकान को हुकूमती मुकर्रर करदा कोटे के मुताबिक गंदम फराहम ना करना है। गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे मिलों वाले पर। मिलों वाले कहते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि ये जो 1400 1450 वाला थैला जो है अभी 1900 रुपये में आप दे रहे हैं 15 किलो वाला, इसमें इजाफा क्यों है? वो कहते हैं जी गंदम का रेट बढ़ गया है। गंदम हमें क्योंकि प्राइवेट तौर पे ले रही है, गवर्नमेंट सप्लाई जहाँ दे रही है वो सरकारी आटे पर दे रही है। इसका जो इजाफा है वो गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस के साथ इसकी तरतीब बनानी होगी। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी सतह पर गंदम ना खरीदने का फैसला जहां काश्तकारों के नुकसान का सबब बना, वहीं आवाम को भी महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। हुकूमती पॉलिसी से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो गंदम स्टॉक करने वाले सरमायादार हैं। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। स्वात में 5 महीने कबल सैलाब में तबाह होने वाले राबता पुल को अब तक बहाल नहीं किया जा सका है, जिसके बायस रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, स्वात और मुल्क इलाकों में सैलाब को आए हुए अब तकरीबन 5 माह मुकम्मल हो गए हैं। मैं इस वक्त स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा के इस इलाके बांग्लादेश में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने एक राब्ता पुल को तबाह किया था। ये पुल जो है ये पानी के नजर हो गया था, लेकिन अब तक ये पुल जो है ये बहाल नहीं किया गया है। बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, बच्चा जाएगा स्कूल तो फिर वापस कैसा आएगा? थोड़ा पानी आएगा तो वापस नहीं आ सकता है। ये वो राब्ता पुल था कि जिस पर खवातीन, बच्चे और हर उम्र के अफराद जो है इस पर एक सिरे से दूसरी तरफ जाया करते थे, लेकिन अब ये पुल जो बह गया है तो उसके बाद न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है और खवातीन को भी मुश्किलात का सामना है।
मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत का मुख्तसर दौरा किया। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय हुकूमत की जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UAE भारत 10 साला LNG सप्लाई मुआहदे और स्ट्रेटिजिक दिफाई शराकतदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत का खैर मकदम किया। 2032 तक दो तरफा तिजारत 200 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने, साइंस और टेक्नोलॉजी, जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर सेफ्टी, मसनूई जहानत और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज़, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खला के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सरहद पार अदायगियाँ तेज़ और लागत कम करने के लिए कौमी अदायगी के निज़ामों को आपस में मुंसलिक करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और स्ट्रेटिजिक खुद मुख्तारी की अहमियत पर जोर दिया। दो तरफा दिफाई और सलामती ताउन को जामे स्ट्रेटिजिक शराकतदारी का अहम सतून करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी की हर मुश्किल सूरत बशमूल सरहद पार दहशत गर्दी की दो टोक मजम्मत का इआदा किया और कहा कि कोई भी मुल्क दहशत गर्दी की माली मुआवनत, मनसूबाबंदी, हिमायत और दहशत गर्दों को महफूज पनागाह फराहम ना करे। दोनों मुल्कों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फ्रेमवर्क के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ इकदामात में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। घोड़ा दौड़ एक ऐसा रवायती खेल है जो ना सिर्फ मुआशरे में सेहतमंदाना सरगर्मी को फ़रोग देता है बल्कि बहादुरी, महारत और रिवायत की अलामत भी समझा जाता है। मगर तारीख़ी वरसे की अहमियत का हामिल ये खेल सिंध में हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है, जिसके बायस घोड़ों के शौकीन अफराद अपने अखराजात पर घोड़ दौड़ के मेलों का इनेकाद करते हैं। उमरकोट से महबूब आलम की रिपोर्ट देखिए। सिंध की धरती जहाँ अपनी कदीम सकाफती तहजीब की अमीन है तो वहीं रिवायती खेल इसकी तहजीब का हिस्सा रहे हैं। घोड़े दौड़ के मेलों को भी सिंध का रिवायती खेल समझा जाता है, जिसमें घोड़े सवार की बहादुरी, महारत, तवाज़ुन और घोड़े से हम आहंगी का इम्तिहान होता है। सिंध में रहने वालों के नज़दीक घोड़े दौड़ के मेले जहाँ इलाके में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देते हैं तो वहीं ये मुख्तलिफ तहजीब के तारीख़ी विरसे की अहमियत के हामिल हैं। मगर सदियों की तारीख से वाबस्ता ये घोड़े दौड़ के मेले अब सिंध में हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हैं। सांगड़, मीरपुर खास और उमरकोट में घोड़ों के शौकीन अफराद अब अपने अखराजात पे घोड़े दौड़ के मेलों का इनेकाद करते हैं। घोड़ों की दौड़ सिर्फ सिंध की सकाफत नहीं, जो तमाम सकाफतें हैं, वो अरबिक सकाफत हो या तुर्किश सकाफत हो या मंगोलियन, उसके अलावा इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी इसका बहुत ही अहम किरदार है। ये जो भी मेला है, जो भी ये आज खर्चा है, सब प्राइवेट ही है। हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट चाहिए इसमें कुछ अपना पार्टिसिपेट करें। घोड़े दौड़ के मेलों का इनेकाद करने वालों का कहना है कि हुकूमत घोड़ा दौड़ को सकाफती विरसा करार देकर सूबाई सतह पर घोड़े दौड़ के मेलों का इनेकाद करे, जिससे न सिर्फ नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना तफरीह हासिल हो सकती है बल्कि सिंध के कदीम सकाफती विरसे को भी महफूज किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ महबूब आलम, जियो न्यूज़, उमरकोट।